हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसआर कंपास। मैं अंकित, मेरे साथ आज आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेके कंटिन्यूसली क्वेश्चन हमें रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन था दैट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज हाइड्रो कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर एक क्वेश्चन 2021 में भी था, राइट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन अलोंग इंडिया म्यांमार एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स। Then analyze the impact of hydropolitics on Indo-Bangladesh relations। ये 2020 में मतलब 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछ लिया। फिर ethnic conflict and insurgency in Northeast India can be better managed by improving relations with neighboring countries। Substantiate the statement with suitable example। 2015 में क्वेश्चन था। फिर रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके क्वेश्चन था 2015 में कि इंडिया और उसके नेबर्स के साथ क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग रिवर वाटर शेयरिंग। Then identify the persistent point of friction between India and Bangladesh at present। 2007 में था। ऐसी 1998 में, 2003 में, 4 में। तो मतलब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इंपॉर्टेंट थीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के अच्छे खासे अपने पीएसआर में चांसेस रहते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं। यू हैव टू राइट दैट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस आर रूटेड इन शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड जियोग्राफिकल proximity। The relationship has evolved significantly since Bangladesh independence in 1971 या बांग्लादेश लिबरेशन भी लिख सकते हैं आप, बेटर वर्ड रहेगा। बिकमिंग सेंट्रल टू इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। तो इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है बांग्लादेश। और अगर क्वेश्चन आ जाए श्रीलंका तो उसमें आप लिखेंगे श्रीलंका सेंट्रल रोल प्ले करता है। नेपाल आ जाए तो नेपाल सेंट्रल रोल प्ले करता है। एक अच्छा कोट है जो कि आप अपने आंसर की स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और एंड के टाइम पे मतलब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, या बीच में कहीं किसी डायमेंशन में अगर फिट आप कर सकें तो अच्छा रहेगा। बट अच्छा कोट है, याद रखना है। ए फ्रेटर्नल रिलेशनशिप आज्ड इन हिस्ट्री, कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज। तो ये एक फ्रेटर्नल रिलेशनशिप है विच इज आज्ड इन हिस्ट्री, कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की लोकेशन है। ऐसा लगता है जैसे वी आर एम्बेडेड इन ईच अदर। बांग्लादेश की इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो साउथ एशिया का जियो पॉलिटिकल एंकर है बांग्लादेश, बिकॉज इसकी जो लोकेशन है इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ एशिया है और ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो उसको कनेक्ट करने का काम बांग्लादेश करता है, साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया का। इसकी वजह से ये वाइटल हो जाता है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, जैसे कि अखोरा अगरतला रेल लिंक है, साथ ही मैत्री सेतु है। इनका फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जो आइसोलेशन है उसको रिड्यूस करने का काम किया। साथ ही इट एनहांस्ड एक्सेस टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स। पहला, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके आइसोलेशन को कम करना, और दूसरा साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को एक्सेस करवाने में बांग्लादेश का एक प्रोमिनेंट रोल है। इकोनॉमिक सिनर्जी है इंडिया बांग्लादेश के बीच। जो बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। बायलेटरल रिलेशन $14 बिलियन के हैं 2023-24 में। की एक्सपोर्ट्स हैं कॉटन, मशीनरी, केमिकल्स, और बांग्लादेश सप्लाइज गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट, जो कि अराउंड 500 मेगावाट डेली हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। दिस एग्जाम्प्लीफाई एनर्जी इंटरडिपेंडेंस। हाउएवर, रिसेंट इंडियन रेस्ट्रिक्शन ऑन बांग्लादेशी गारमेंट्स, अभी जब प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में, गवर्नमेंट रिजीम चेंज हुई तो उसके बाद कुछ बांग्लादेशी गारमेंट्स पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई जो कि ट्रेड डिप्लोमेसी की वल्नरेबिलिटीज हाईलाइट करती हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर बात करें तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं संप्रीति और बोंगो सागर एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। दिस हैव कर्टेल्ड इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट। इस पर्सपेक्टिव से भी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश का क्रैकडाउन ऑन ग्रुप्स लाइक उल्फा अंडर शेख हसीना, दिस स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रू, बट पोस्ट हसीना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दिस रिस्क रिवाइविंग क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी। वो भी देखेंगे आगे इन डेप्थ में कि प्रोटेस्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडिया के ऊपर। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज, शेयर्ड बंगाली हेरिटेज फोस्टर्स पीपल टू पीपल कनेक्शन।
दैट इज एविडेंट इन मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशनल एक्सचेंजेस एक्सेट्रा। और एक सुबर्णो जयंती स्कॉलरशिप भी चलती है, और कल्चरल फेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो रिलेशन है हमारा और बांग्लादेश का वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, फिर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था, जिसने कि 68 ईयर ओल्ड एनक्लेव डिस्प्यूट जो चल रहे थे उनको हमने ख़त्म किया, जिससे 51,000 लोगों का बेनिफिट हुआ। फिर गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हमने साइन की, जो जो कि 30 ईयर पैक्ट है फॉर इक्विटेबल फर्क का बैरेज वाटर शेयरिंग अप टू, ये रिन्यूअल होने वाली है 2026 में। देन जॉइंट रिवर कमीशन हमने सेटअप किए हैं दैट फॉर नेगोशिएटिंग वाटर शेयरिंग फॉर 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स। बट तीस्ता आज भी कंटेंशियस है, इसके इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स क्या क्या है? मैत्री सेतु है जो कि त्रिपुरा को चिट्टागोंग पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। फिर अखोरा अगरतला रेलवे लिंक है जिसने कि कोलकाता से अगरतला के टाइम को 31 घंटे से रिड्यूस करके 10 घंटे कर दिया है। फिर कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट, इट फैसिलिटेट्स चीपर कार्गो मूवमेंट विया मोंगला एंड चिटागोंग पोर्ट्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हमने बांग्लादेश को दे रखी है फॉर देयर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि हमने अ, ये मेरे पास $500 मिलियन थे, और ये मैंने एक जगह पर रख दिए, एक इंडिविजुअल के अंडर रख दिए, और मैंने कहा भाई बांग्लादेश जब भी ये पैसे लेना चाहे, ये $500 मिलियन ये तभी ले सकता है। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से दे दिए, सैंक्शन कर दिए, और इस अमाउंट में से मान लो 500 में से $1 मिलियन चाहिए बांग्लादेश को। तो $1 मिलियन अगर बांग्लादेश ने लिया जिस डेट को, तो उसी डेट से इंटरेस्ट लगना चालू होगा, और वो इंटरेस्ट भी लगेगा सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन के ऊपर ही। फिर आने वाले दिनों में ये $10 मिलियन ले लिया, तो जिस डेट को $10 मिलियन लिया उस डेट से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा $10 मिलियन के ऊपर, और 1 मिलियन वाला तो अलग से चल रहा था। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का ये बेनिफिट होता है, मतलब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक अच्छा एलिमेंट है। एलिमेंट कहें या हम किसे कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर को एनहांस करने में सॉफ्ट लोन, जैसे कि सॉफ्ट लोन करते हैं हेल्प हमारी, वैसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट भी हेल्प करते हैं। तो जैसे जब इसको जितने पैसों की जरूरत होगी उतने पैसे ये ले लेगा, और साथ में बार बार इसे अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है इंडिया से, और जिस डेट को लिया उस डेट से इंटरेस्ट लगेगा, तो फिजिकल बर्डन भी बांग्लादेश के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर डिजिटल कोलैबोरेशन की बात करें तो यूपीआई इंटीग्रेशन, और साथ ही इंडिया बांग्लादेश डिजिटल पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं टू बूस्ट ई गवर्नेंस इन फिनटेक। अब आगे क्या चीज़ हो सकती है बेटर? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, अगर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन होता है तो दिस विल अनलॉक अराउंड $73 बिलियन इन रीजनल ट्रेड पोटेंशियल। श्याम सरन ने ये हाईलाइट किया है। ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें तो कोलैबोरेशन इन ऑफशोर विंड एनर्जी, सस्टेनेबल फिशरीज और डेल्टा मैनेजमेंट दैट इज क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल बांग्लादेश, दिस ऑफर्स म्यूचुअल गेन। इन चीज़ों में भी हमें ध्यान देना चाहिए। वाइल बांग्लादेश ज्वाइंट चाइनाज BRI, इंडियाज ग्रांट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने की $8 बिलियन के हमने अब तक दिए हैं इनको, दैट एम टू बैलेंस बीजिंग्स इन्फ्लुएंस। तो अब भूटान, सॉरी, बांग्लादेश को लेकर सॉरी यार, नेपाल क्यों बोल रहा हूँ, बांग्लादेश को लेकर नरेंद्र मोदी जी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और साथ ही जयशंकर जी की भी स्टेटमेंट है, वो देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई और बहनों, भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी ही नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं जिसे कि इतिहास ने, संस्कृति ने और हमारी भाषाओं ने बांध के रखा है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर नॉट जस्ट नेबर्स, वी आर वन स्पिरिट बॉन्डेड बाय हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज। जयशंकर साहब कहते हैं दैट आवर रिलेशनशिप, ये हिंदी नहीं बोलते, ये इंग्लिश ही बोलते हैं। सो ही सेड आवर रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इज ट्रूली ब्रॉड बेस्ड एंड मल्टीफेसेटेड, रूटेड इन शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड वैल्यूज। तो ये कोट हैं जिन्हें आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अपने जो टॉपर्स आंसर्स में देखा था, पहले लेक्चर में ही हमने देखा कि कैसे शक्ति दुबे ने पहले वो राइट्स वाला जो क्वेश्चन था, ह्यूमन राइट्स पर क्वेश्चन था, और राइट्स की डेफिनेशन बता दी थी कि इसके इनके अकॉर्डिंग राइट ये होते हैं। तो उसी हिसाब से आप इन कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन में क्या-क्या डिस्प्यूट है? पहला डिस्प्यूट है कि रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो अनरिजॉल्व्ड है। तीस्ता वाटर इम्पास से परचेस्ड ड्यू टू वेस्ट बंगाल्स ऑब्जेक्शन सिंबलाइजिंग इंडियाज फेडरल कॉन्स्टेंट। हर्ष वल्लभ पंत कहते हैं कि अभी चाइना ने जो ड्रेज करने का ऑफर किया है तीस्ता को, दिस को टिल्ट ढाका टुवर्ड्स बीजिंग। अब ये ड्रेजिंग तीस्ता क्या है? मान लो तीस्ता में वाटर फ्लो कम है, और बांग्लादेश का मानना है कि इंडिया ज़्यादा शेयर लेता है वाटर का और हमें कम मिलता है, और बैराज वगैरह बना रखे हैं, डैम वगैरह जो भी हैं, जिस वजह से पानी का फ्लो हमारी साइड कम है। और एक रीज़न पानी के फ्लो लेस होने का ये भी होता है कि काफ़ी मलबा, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये सब, ये और कूड़ा ये सब पड़ा रहता है रिवर बेड पर, मतलब रिवर के नीचे, जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाती है। तो ये अगर ड्रेजिंग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फ्लो थोड़ा बेटर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो इंडिया और तीस्ता का तो इंडिया बांग्लादेश का तीस्ता को लेकर इशू चल ही रहा है। तो अभी चाइना ने ऑफर कर दिया कि हम इसको ड्रेज कर देते हैं, इसको साफ सफाई कर देते हैं इसकी, जिससे कि फ्लो तुम्हारा मेंटेन हो जाएगा, स्पीड और स्पीड में पानी तुम्हारे पास आएगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी पानी की। अगर ट्रेड एसिमेट्री की बात करें तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है इतने बिलियन डॉलर्स का, और साथ ही हमने गारमेंट इंपोर्ट पर कर्व भी लगा दिया है, विच हैज़ फ्यूल्ड बांग्लादेशी रिसेंटमेंट। द डिप्लोमेट ने ये कहा है। द डिप्लोमेट मतलब न्यूज़ वेबसाइट है, काफ़ी प्रोमिनेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अच्छी है। बट आप विजिट नहीं करेंगे, आपके लिए मैं विजिट रेगुलर बेसिस पर इसे करता रहता हूँ और आपके लिए कंटेंट में देता रहता हूँ। तो द डिप्लोमेट नोट्स दैट यूनूस लेड इंटरनेशनल interim policies favoring China, this risk isolating India। पॉलिटिकल वोलेटिलिटी भी देखें तो शेख हसीना का जो एग्जाइल हुआ है एंड द इंटरिम गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी क्राइसिस हैव डिसरप्टेड प्रोजेक्ट्स लाइक तीस्ता रिवर रिस्टोरेशन एंड रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। माइनॉरिटी परसिक्यूशन और रेडिकलाइजेशन का भी इशू हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और साथ ही मेगाफोन डिप्लोमेसी, जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस, इनकी डिप्लोमेसी को मेगाफोन डिप्लोमेसी कहा जाता है। टॉकिंग टू मीडिया, मेगाफोन डिप्लोमेसी क्या है? इसमें एक ही बायलेटरल इशू जो कुछ भी है वो ये है यूनुस और ये हमारे नमो नरेंद्र मोदी जी। तो इनके बीच में जो भी इशू है ये आपस में डिस्कस नहीं करते मोहम्मद यूनुस, ये क्या करते हैं, बोलते हैं मीडिया को, हाँ इंडिया का हमारा तीस्ता का डिस्प्यूट है, हमारा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, हमारा जो भी डिस्प्यूट है, इन्होंने हमारे इंपोर्ट बंद कर दिए, हमारा वैसे नुकसान हो गया, ये वो सब ये मीडिया को डिस्कस करते हैं और मीडिया उसे चिल्लाती है, फिर पूरी दुनिया में बताती है और फिर मोदी जी तक आवाज़ आती है। तो ये डायरेक्टली बायलेटरल डिप्लोमेसी नहीं करते, ये मेगाफोन डिप्लोमेसी करते हैं। वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सार्क को हम रिवाइव कर सकते हैं। वी शुड लेवरेज बांग्लादेश सपोर्ट टू बाईपास पाकिस्तान लेड डेडलॉक्स। फाइनलाइज तीस्ता पैक्ट को फाइनलाइज करो। वेस्ट बंगाल के जो भी कंसर्न हैं उन्हें फेडरल डिप्लोमेसी का यूज़ करके एड्रेस करो। फिर ग्रांट्स दो, उन्हें लोन्स मत दो। बीआरआई को काउंटर करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट फंडिंग देनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए क्या करें? स्ट्रेंथन वीज़ा फ्री रिजीम्स एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। फिर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करना पड़ेगा, बिम्स्टेक में, आईओआरए में, इनमें कोलेबोरेशन हमें करना पड़ेगा। अब कंक्लूड कैसे करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को? वी कैन राइट दैट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन स्टैंड आउट एट क्रॉस रोड्स, बैलेंसिंग हिस्टोरिकल camaraderie with contemporary geopolitical realities. While connectivity project and energy ties underscore mutual benefits, unresolved water dispute and China's strategic encroachment demand nuanced diplomacy. As Siraja Mohan asserts, India must view Bangladesh not as a small neighbor but as an equal partner in reshaping Asia's economic geography. तो काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है सी राजा मोहन की। आप इसे ज़रूर अपने आंसर में कोट करना कि बांग्लादेश को इंडिया जो एज ए स्मॉल नेबर देखता है वो बंद करो, और इसे देखना पड़ेगा एज ए इक्वल पार्टनर जो कि साउथ एशिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रिशेप कर सकता है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए वो क्या है। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम। ये कोटा सिस्टम क्या था? इसमें 30% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स दिया जाता था फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। साथ ही जो इनके भी बच्चे हैं, मतलब डिपेंडेंट तो हो गए डायरेक्टली, मतलब कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी कोटा दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में।
उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। और इसका अंत कैसे हुआ? अंत हुआ बाय आउस्टर ऑफ शेख हसीना। शेख हसीना का आउस्टर हो गया, देश से वो छोड़ के चली गई और इंडिया में उन्होंने फ्लैट कर लिया, इंडिया में वो आ गई। सिमिलर पैटर्न देखने को मिला हमें अपने नेबरहुड में, श्रीलंका में भी हुआ, अफगानिस्तान में भी ऐसे हुआ। इसके प्रोटेस्ट के क्या रीजन रहे? एक तो टैकेटस ट्रैप होता है। टैकेटस ट्रैप इज जब लोग, ऐसी सिचुएशन आ जाए जब लोगों की क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाए इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्रेडिबिलिटी लॉस अगर हो जाती है तो टैकेटस ट्रैप उसे बोलते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जब अगर गवर्नमेंट अच्छा भी अगर करती है तो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं और बुरा करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोटेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट के हर एक एक्शन को नेगेटिवली देखा जाता है लोगों के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक जनरल रिसेंटमेंट होता है। इमीडिएट इशू था कि कोटा सिस्टम, 30% कोटा था। ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट चली। बट हसीना गवर्नमेंट ने क्या किया, शेख हसीना ने क्या किया, फोर्स का यूज़ किया प्रोटेस्ट को कर्व करने के लिए, जिससे कि 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ होगी, साथ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। और शेख हसीना कोल्ड प्रोटेस्टर है रजाकार, प्रोटेस्टर को रजाकार का, दैट इज द इंडिविजुअल हु आर फ्यूल्ड विद रेज। इकोनॉमिक डिसकंटेंट भी चल रहा था क्योंकि कोविड से पहले 8-9% ग्रोथ रेट था बांग्लादेश का, जो कि रिड्यूस होकर 3.89% रह गया आफ्टर कोविड। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है और मेजोरिटी पॉपुलेशन इनकी यूथ पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक डिसकंटेंट है साथ में, जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, इकोनॉमिक डिसकंटेंट है, यूथ पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और और साथ में ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका रिजल्ट होता है लोगों के लिए ना गवर्नमेंट जॉब थोड़ी लुक्रेस लगती है। ये लगता है कि हाँ बस गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, यही हमारी जॉब सिक्योरिटी है, फ्यूचर हमारा यही है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर लोग देखते हैं तो उस केस में फिर ये लगता है कि अरे यार 30% रिजर्वेशन तो काम का इनको मिल रहा है, इन्होंने तो खुद कंट्रीब्यूट भी नहीं किया, हो सकता है इसके पेरेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसके तो ग्रैंड पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किया था, उसका इसको क्यों फायदा मिल रहा है। तो ऐसा रिसेंटमेंट चल रहा था। तो टेक्सटाइल सेक्टर के बाद, टेक्सटाइल सेक्टर में भी फिर हमने देखने को मिला कि इंडिया ने इम्पोर्ट कर वगैरह कर दिए थे। नहीं वो तो आई एम सॉरी, वो हमने बाद में किए थे। तो टेक्सटाइल सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है वहाँ पर, अच्छा लुक्रियस, मतलब कि वी कैन कॉल इट एक ऐसा सेक्टर जिसमें कि लोग उम्मीद के साथ देखते हैं कि जॉब मिल जाएगी और अच्छा पे स्केल हमारा इसमें होगा। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट जॉब भी लोग देखते हैं। एक इशू यहाँ पर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का भी है वहाँ की सोसाइटी में, बिकॉज देयर आर लैक ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज। इम्पैक्ट इसका क्या आया? इम्पैक्ट आया शेख हसीना का देश से बाहर जाना, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो कि 8% पॉपुलेशन है बांग्लादेश की। सिलेक्शन ऑफ एन अनकन्वेंशनल लीडर एज हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस, उनको यहाँ पर हेड बनाया इंटरिम गवर्नमेंट का। अब बांग्लादेश क्राइसिस का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? पहला तो सिक्योरिटी को लेकर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है और वो भी पोरस बॉर्डर है। इंटरनल सिक्योरिटी में देखें तो एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप जैसे उल्फा, एनएससीएन, इनके लिए एक सेफ हेवन का काम अब बांग्लादेश कर सकता है। साथ ही बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन, जैसे कि जमात इस्लामी जैसी जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं। साथ ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, सिक्योरिटी तो देख लिया, दूसरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ऐसे कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स इंडिया में हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है मास और मिक्स्ड इन्फ्लक्स। ठीक है, अगर देखो रेफ्यूजीज़ के ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये कीवर्ड जरूर यूज़ करना है कि इंडिया में अगर रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, मतलब बाहर से एक रेफ्यूजीज इंडिया में आकर अगर रहने लग जाते हैं, तो तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के लिए किस हिसाब से, क्योंकि मास और मिक्स्ड इन्फ्लक्स होता है। मास इन्फ्लक्स इस सेंस में कि बहुत लार्ज अमाउंट में, जैसे कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे 1 करोड़ बांग्लादेशी उस टाइम पे इंडिया में आ गए थे, शरणार्थी, जिनको हमें बैठ के खिलाना पड़ा। तो इकोनॉमिक बर्डन अपने ऊपर। दूसरा ये मिक्स्ड इन्फ्लक्स होता है कि मिक्स्ड इन्फ्लक्स का मतलब कि जो लोग एक्चुअल में विक्टिम भी नहीं है, जो लोग एक्चुअल में विक्टिम भी नहीं है, वो भी विक्टिम्स के साथ मिक्स्ड होकर इंडिया में आ जाते हैं। मास का मतलब इन बल्क, जिससे कि इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं और ह्यूमन ट्रैप, एक सेकेंड, ओके, इन बल्क चेंजिंग डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो जाती है
और जो मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड का मतलब रियल रेफ्यूजीज एस्केपिंग प्रोसिक्यूशन अलोंग विद इलीगल इमिग्रेंट्स, जिन्हें कि इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स मतलब वो लोग जो कि इंडिया में आना चाहते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक फायदा उठाने के लिए। साथ ही ह्यूमन ट्रैफिक्ड लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जो कि वेस्ट कभी भी नहीं समझता है, और इसलिए इंडिया ने कभी भी ह्यूमन रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया, और उसका कोई भी प्रोटोकॉल भी हमने साइन नहीं किया, क्योंकि दीज आर बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 2 यूरोपियन सिचुएशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन। तो ये यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का भी एक बार हम देख लेंगे लेक्चर पेपर 2B में। तो उस हिसाब तो क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार न्यूज़ में आता है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो जैसे एनएसजी का पूछ लेते हैं कि भाई एनएसजी क्या है और इंडिया इसमें सिग्नेटरी क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वैसे यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का भी पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इश्यूज क्या हैं? एक ट्रस्टेड एलाई हमने खो दिया है, साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है। अभी जो अवामी लीग है, मतलब जो पहले अवामी लीग थी, अवामी लीग प्रो इंडिया थी, और इंडिया कंफर्टेबल था अवामी लीग के साथ और शेख हसीना के साथ काम करने में, क्योंकि वो एंटी इंडियन ग्रुप जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्या नाम था उसका ऑर्गेनाइजेशन का, हमने देखा था जमात इस्लामी। जमात इस्लाम जैसे ग्रुप्स का उन्होंने अरेस्ट वगैरह किया था और जेल में उन्होंने डाला था, और उनके लीडर्स को इंडिया को सरेंडर कर दिया था जब शेख हसीना वहाँ पर थी। बट अगर देखें तो बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये प्रो चाइना पार्टी है। चाइनाज मेजर पॉलिसी चाइना की मेजर पॉलिसी अब क्या है कि इंडिया को बॉक्सअप करना है साउथ एशिया में, यानी कि इंडिया को अपने नेबरहुड ट्रबल्स में ही बिजी रखना है, ताकि इंडिया कभी अ, बाकी एशिया में, साउथ एशिया से बाहर इंडिया कभी देख ही ना पाए, ना तो एशिया की साइड और ना ही वर्ल्ड की साइड। तो ये स्ट्रेटजी चाइना की है। तो बीएनपी आ गई। बीएनपी ने आते ही क्या किया, पहले बहुत सारे लोग थे इनके जो कि एंटी एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखते थे, और जो कि जो जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके साथ लिंक्ड भी थे, उनको जेल वगैरह से उन्होंने रिहा किया। सो दिस गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड, अच्छा इसने केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी रिलीज कर दिया इस्लामिक रेडिकलिस्ट को फ्रॉम प्रिजन जेल्ड बाय शेख हसीना। ये एक पिंसर स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर सकता है। पिंसर स्ट्रेटजी इसलिए कि डायरेक्टली यूनुस की गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इंडिया से टाइज खराब करेगी, ठीक है, इंडिया से टाइज खराब करेगी अपने, या इंडिया के फेवर में जो चीज़ नहीं होगी वो करेगी। और साथ ही नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स का भी वो यूज़ करेगी, मतलब इनडायरेक्टली उन्हें प्रमोट नहीं करेगी कि तुम ये करो, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराए ना कराए, वो वही बात है ना, अपने आप को रास्ता ढूंढ लेते हैं कि इंडिया में कैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो यही काम करेंगी। तो ये इनका क्या हो गया, दो मान लो ये है बांग्लादेश, ये है इंडिया। अब बांग्लादेश दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इधर से भी अटैक होगा इंडिया के ऊपर, इधर से भी अटैक होगा। तो ये पिंसर स्ट्रेटजी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है, जिसमें कि जो फोर्स होती है, फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और सामने वाली फोर्स को दो साइड से अटैक करती है। अब चाइना देखो, चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि बाइपोलर वर्ल्ड हो और यूनिपोलर एशिया हो। बाइपोलर वर्ल्ड में एक चाइना और एक अमेरिका, और यूनिपोलर एशिया हो, एशिया में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट प्लेयर चाइना रहे। चाइना ये चाहता है। इन यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड रहे और एशिया मल्टीपोलर रहे, क्योंकि अगर एशिया यूनिपोलर हो गया, तो अगर किसी ने एशिया में डोमिनेट कर लिया, तो फिर अगला टारगेट उसे क्या रहेगा कि वर्ल्ड में डोमिनेट करना, जिससे कि जो इसका यूनिपोलर वर्ल्ड वाला टारगेट है, वो उस हिसाब से मतलब उसको हैम्पर करेगा टारगेट को। इंडिया चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, बाइपोलर एशिया रहे जिसमें इंडिया और चाइना हो, और यूनिपोलर साउथ एशिया रहे, साउथ एशिया में जो भी हो वो इंडिया की इंटरेस्ट में हो, इंडिया के अकॉर्डिंग हो। अब इंडिया ने क्या स्टेप लिए या बांग्लादेश ने क्या स्टेप लिए, जो भी टेंशन जिस ये प्रोटेस्ट के बाद चल रही है, यूनिस की गवर्नमेंट आने के बाद चल रही है, तो उसके लिए बोथ कंट्रीज हैव अटेम्प्टेड टू मेंटेन डायलॉग डिस्पाइट पॉलिटिकल टर्बुलेंस। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ही विजिटेड ढाका इन दिसंबर 2024 aimed to clear the clouds that have overshadowed bilateral ties with Chief Advisor Mohammad Yunus की रेसिप्रोकेटिंग कॉल फॉर। मोहम्मद यूनिस ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है दैट ए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होनी चाहिए। इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट्स थे वो अभी भी कंटिन्यूड हैं। साथ ही इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो कि मार्च 2023 में इनोग्रेट हुई थी,
ये सारे जो कमिटमेंट्स हैं ये सही स्पीड में अपने काम कर रहे हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट सिग्नल्स इंडियाज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू बायलैटरल कोऑपरेशन रिगार्डलेस ऑफ political change in Dhaka. The interim government has also shown pragmatic approaches in some areas, despite initial concerns about policy reversal. Core economic and infrastructure projects have continued. Starting में थोड़ा कंसर्न थे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और जो कोर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं. दिस सजेक्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स. वे फॉरवर्ड में वी कैन राइट दैट both countries must address fundamental challenges while building on existing strength. Scholar Harshvardhan suggests that India must persist as future of South Asia. इंडिया मस्ट परसिस्ट मतलब इंडिया को इस हिसाब से काम करना चाहिए, ये हिसाब से ये सोच कर काम करना चाहिए कि साउथ एशिया का जो फ्यूचर है इट इज़ एम्बेडेड इन फर्म दिल्ली ढाका एंगेजमेंट. दिल्ली ढाका की एंगेजमेंट अच्छी हो, उसी के ऊपर साउथ एशिया का फ्यूचर है वो डिपेंड करता है. द रिलेशनशिप रिक्वायर्स रिकैलिब्रेशन टू एंश्योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्विटेबल पार्टनरशिप व्हाइल मेंटेनिंग बांग्लादेश sovereignty. As recommended by various experts, India should bide its time and allow the logic of economic interest to assert itself. The focus should shift toward economic cooperation and people to people connection that have historically proven resilient during political uncertainties. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ के टाइम पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल कनेक्शन ही काम आते हैं. इतिहास ने ये हमें बताया है, हमें ये सिखाया है. और इंडिया को बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है, मतलब इंडियन एक्सपर्ट्स नहीं, कि आप अभी थोड़ा टाइम जाने दो, टाइम बीतने दो, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो लॉजिक है वो अपने आप सारी चीज़ें सेटल कर देगा. कंक्लूजन में वी कैन राइट दैट द बांग्लादेश क्राइसिस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज कैसे कि रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करने का हमें मौका मिल गया, मैनोवर करने का मौका मिल गया फॉर बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस. While political changes have created short-term turbulence, the underlying economic interdependence and cultural connection provide a strong foundation for the recovery. अब हर्ष वल्लभ पंत का कोट देख लेते हैं. हर्ष वल्लभ पंत कहते हैं, अब देखो इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी ने उसे दिया है बांग्लादेश, उसे दिया है पाकिस्तान, उसे दिया है नेपाल, उसे दिया है म्यांमार, उसे दिया है भूटान, उसे दिया है श्रीलंका. तो ये कंट्रीज दी हैं, ठीक है. तो ये कहते हैं कि भाई जो ग्रेट पावर होती है ना, कोई भी ग्रेट पावर है, ग्रेट पावर इससे बाहर सोचती है. वो जो ये नहीं सोचती कि यार हमारी डेस्टिनी ऐसी है, हमारा पड़ोस ऐसा है वैसे, वो हमेशा ही ब्रॉड चीज़ें देखती है. वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखती है, मतलब लिमिट खुद को ज्योग्राफी को लिमिट नहीं करने देती अपने नेशनल इंटरेस्ट. ग्रेट पावर ऐसी होती है, ये हर्षवल्लभ पंत कहते हैं. फॉर ही सेड ग्रेट नेशन वाइल बीइंग एंकर्ड इन देयर रीजन्स rise beyond their periphery and don't make mistake of internalizing that geography is destiny. Geography को destiny मानकर रुकते नहीं हैं great nations, and India has the capability to grow beyond the limitations imposed by geography. इंडिया के पास अच्छी खासी कैपेबिलिटी है कि जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हमारे ऊपर हैं उन्हें हम सरपास कर जाएं, और उनके हम जो लिमिटेशन है उन्हें सरपास कर जाएं और विश्व गुरु टाइप में हम कल को बन जाएं. एस जयशंकर जी कहते हैं दैट इंडिया के 3 चैलेंजेस हैं. ये कुछ फोल्डर पॉइंट्स हैं, आप कहीं पर भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं. इंडिया के 3 चैलेंजेस हैं, 3 यूज. पहला अनसेटल्ड बॉर्डर, सेकंड इज अंडर एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज, एंड थर्ड इज अनइंटीग्रेटेड रीजन. इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया एक मेजर ग्लोबल पावर है, साथ ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है. अब एक आर्टिकल लिखा था, इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी स्टॉक बांग्लादेश, ट्रबल्स इन बांग्लादेश. और ये एम के नारायण ने लिखा था. ही हेल्ड दैट ट्रबल्स इन बांग्लादेश आर बाय नो मीन्स ओवर. बांग्लादेश में जो भी ट्रबल चल रहे थे वो ओवर नहीं हुए हैं. एंड इंडिया में नीड न्यू स्ट्रेटेजी टू डील विद द सिचुएशन टू इट्स ईस्ट. अपने ईस्ट में जो सिचुएशन आई है उससे डील करने के लिए इंडिया को नई स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी. अब एक पोटेंशियल क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज द रीसेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश लीडिंग टू आउस्टर ऑफ पीएम शेख हसीना हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. तो ये क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं. अब तीस्ता वाला जो डिस्प्यूट है वो देख लेते हैं. तीस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से ये ओरिजिनेट होती है और फिर आगे चलकर ये ट्रिब्यूटरी है जमुना रिवर की, जो कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, उसकी ये ट्रिब्यूटरी है.
तो अगर इसी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यू इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट दैट इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स, मेकिंग वाटर ए डेली डिप्लोमेटिक थीम। वाटर हमारी डेली डिप्लोमेटिक थीम है। Since the 1996 Ganga Treaty, the relationship has matured, yet the pending Teesta Accord now epitomizes the hydropolitics. Hydropolitics क्या है? It is the use of water flow for strategic influence. इशू क्या है? इशू ये है कि अपने यहाँ से बाउंड्री निकलती है, अपने यहाँ से रिवर निकलती है, वहाँ ड्रेन करती है। और इशू ये है कि बांग्लादेश को चाहिए ज़्यादा शेयर। ये कहते हैं भाई हमारे पास कम शेयर है, हमारी पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें ज़्यादा शेयर दो। अपना जो वेस्ट बंगाल है, जो कि मिनी बांग्लादेश बन चुका है अब, तो वो क्या कहता है? वो कहता है भाई अगर इन्हें पानी दे दोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारा काफ़ी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, बट 2011 में दिल्ली और ढाका ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इंटरिम अरेंजमेंट है ये 15 साल के लिए, जो कि 2026 में रिन्यू होने वाला है। इसमें साइन ये हुआ कि 42.5% पानी इंडिया रखेगा इसका, और बांग्लादेश को 37.5% वाटर मिलेगा, और जो पानी बचा हुआ पानी है वो अनएलोकेटेड पानी। बट बांग्लादेश क्या कह रहा है? बांग्लादेश कह रहा है 50% पानी चाहिए ड्यूरिंग द लीन दिसंबर मई सीजन, क्योंकि इस सीजन में मानसून चला जाता है, मानसून का रिट्रीट हो जाता है, और मई तक आते आते पानी, नदी का पानी और कम होता रहता है। तो ये कह रहा है बांग्लादेश की 50% पानी हमें दो। अब देखो 83% ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है, मतलब पानी जितना कैचमेंट एरिया का 83% इंडिया में लाई करता है। तो भाई कैचमेंट एरिया से हम पानी इकट्ठा करके सारा तुम्हें हम क्यों दें, बांग्लादेश को हम क्यों दें? ये है इंडिया का कंसर्न। बट और साथ में वेस्ट बंगाल ने भी इस डिमांड को रजिस्ट किया। ये कहा है कि हजार लाखों जो किसान हैं हमारे वेस्ट बंगाल के, तो उन्हें इम्पैक्ट होगा। कमलुद्दीन मजूमदार कहते हैं दैट द स्टोल्ड ट्रीटी दिस हैज हाइटेंड ढाकाज इम्पेशंस। ढाका का जो इम्पेशंस था वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस ट्रीटी की वजह से, ट्रीटी ना होने की वजह से। एंड ओपन स्पेस फॉर, इसकी वजह से बीजिंग ने $1 बिलियन का फंड कर दिया है इन तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये वही रिवर ड्रेजिंग वाला जो मैंने बताया था कि तीस्ता ड्रेजिंग, जो हर्षोल्ला पंत ने भी हाईलाइट किया था कि उसको इंडिया के लिए और भी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम वो क्रिएट करने वाला है, ये जो $1 बिलियन का फंड बीजिंग ने दिया है। फोर्सिंग ढाका इनटू अ डेलिकेट डिप्लोमेटिक डायलेमा। ढाका एक डेलिकेट डिप्लोमेटिक डायलेमा में फंस गया है 3D में। दस रिवर पॉलिटिक्स नाउ एंटेंगल्स 3 कैपिटल्स एंड 1 इंडियन स्टेट। तो इसकी वजह से, तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट की वजह से, 3 कैपिटल्स और 1 इंडियन स्टेट इसमें फंस गए हैं, एंटेंगल्ड हैं। सब नेशनल फेडरल पॉलिटिक्स भी इसको कॉम्प्लिकेट कर देती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने, ममता बनर्जी बहन जी ने, ये लिखा था जून 2024 में, एक लेटर लिखा था पीएम मोदी को कि भाई जो भी आप टॉक्स कर रहे हो रिवर के रिलेटेड, तीस्ता रिवर को लेकर, तो उसमें मुझे इनवाइट क्यों नहीं कर रहे। साथ ही इन्होंने ये कहा कि एक्स्ट्रा आउटफ्लो से क्या होगा कि जो नॉर्थ बंगाल के जो लाखों फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। तीस्ता's 9 हाइड्रो पावर प्लांट्स सप्लाई सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल। बांग्लादेश एलिजिस कि दैट डैम अगर बना दिए इट विल रिड्यूस डाउनस्ट्रीम रिलीज एग्जाम्पलीफाइंग एनर्जी इरिगेशन ट्रेड ऑफ, कॉम्प्लिकेटिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेगोशिएशन अक्रॉस द बॉर्डर ड्यूरिंग लीन सीजन वाटर स्कार्सिटी पीरियड्स। अब इसका इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? पहला तो ये स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट होता है। स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है क्रिएट करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। द डिप्लोमेट ऑब्जर्व दैट इंडिया सडन इंटरेस्ट इन फाइनेंसिंग तीस्ता वर्क इज ए स्ट्रेटेजिक मैनोवर टू प्रिवेंट चाइनीज इन्वॉल्वमेंट। अब इंडिया ने एकदम से बोला कि तीस्ता का जो काम है ना, बांग्लादेश दे रहा है, चाइना दे रहा है तुम्हें, वो हम फंड कर देते हैं तुम्हें, टू प्रिवेंट चाइनाज इन्वॉल्वमेंट। दिस रिवील्स हाउ वाटर हैज बिकम प्रॉक्सी फॉर वाइडर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। फॉर ढाका, delays signal that Delhi's डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आउटवे बायलेटरल प्रोमिसेस इरोडिंग ट्रस्ट एट एलीट लेवल। मतलब कि दिल्ली अब जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को साइन करने में या इसको रिजोल्व करने में डिले कर रहा है, उसका मतलब ढाका ये समझ रहा है कि इंडिया के लिए जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो कंसिडरेशन है वो
ज़्यादा हैवी हैं या फिर उनको इंडिया प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर बायलेटरल प्रोमिसेस जो कि इंडिया ने बांग्लादेश को किए हैं, जिसकी वजह से जो हाई लेवल पर एलीट लेवल मतलब टॉप लीडर्स के बीच मिसट्रस्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है। देन पब्लिक परसेप्शन। एक डिफेंस कमेंटेटर हैं सुबिमल भट्टाचार्य जी। ही वांट्स दैट unresolved water issues sometimes overshadow the positive trajectory of trade and connectivity, stoking anti-India stoking anti-India sentiment in Bangladeshi social media। एक ढाका यूनिवर्सिटी में पोल हुए थे जिसमें कि टॉप 3 ग्रीवांसेस में बांग्लादेशी यूथ ने कहा कि एक तीस्ता का भी डिस्प्यूट है, वो भी एक कंसर्न है। टॉप 3 ग्रीवांसेस में से एक ग्रीवांस उनका ये भी है कि तीस्ता को लेके एग्रीमेंट साइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं हुआ है। इकोनॉमिक कॉस्ट अगर देखें तो बांग्लादेशी एग्रोनॉमिस्ट एस्टिमेट दैट ओवर 1,100,000 lakh 1 लाख हेक्टेयर इन रंगपुर स्टे अनकल्टिवेटेड ईच विंटर ड्यू टू लो तीस्ता इनफ्लो। साथ ही नॉर्थ बंगाल के जो इरिगेशन स्कीम्स हैं और सिक्किम की जो हाइड्रो पावर सिक्किम की हाइड्रो पावर दीज रिलाई हेविली ऑन सेम रिवर। तो क्या है, ये अगर इनको पानी दे दिया, बांग्लादेश को पानी दे दिया, तो इस 1 लाख हेक्टेयर में जो रंगपुर वाले एरिया में ये कल्टीवेशन हो जाएगी, बट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नॉर्थ बंगाल में जो इरिगेशन स्कीम्स चल रही हैं और साथ ही सिक्किम जो हाइड्रो पावर के ऊपर रिलाई करता है और तीस्ता से ही वाटर ड्रॉ करते हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट्स, तो उनके ऊपर मतलब ये जीरो सम गेम टाइप में हो गया। अगर बांग्लादेश को मिल गया तो इंडिया का कुछ जाएगा, अगर इंडिया को मिल गया तो बांग्लादेश का कुछ जाएगा, तो ये जीरो सम गेम टाइप में हो गया। सिक्योरिटी एक्सटर्नलिटीज अगर देखें तो स्कार्सिटी इंड्यूस्ड माइग्रेशन टुवर्ड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड ग्रेटर चाइनीज फुटप्रिंट इन बांग्लादेशी इंफ्रास्ट्रक्चर हाइटन दिल्ली सिक्योरिटी कैलकुलस, टर्निंग हाइड्रोपॉलिटिक्स इनटू ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर बोथ नेबर्स। तो हाइड्रोपॉलिटिक्स इंडिया बांग्लादेश दोनों के लिए ही एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। वे फॉरवर्ड में वी कैन राइट दैट वी शुड सील द डील, डील साइन कर लेनी चाहिए थ्रू ए बेसिन वाइड सीजनल फ्लो फॉर्मूला। बेसिन वाइड सीजनल फ्लो फॉर्मूला के तहत हमें सील तीस्ता डील साइन कर लेनी चाहिए rather than fixed percentage which cushions both side against climate variability। फिक्स्ड परसेंटेज नहीं करनी चाहिए, जैसे भाई 42% हम ले लेते हैं, 37 आप ले लो, तो इस हिसाब से डील नहीं होनी चाहिए। एक अलग फॉर्मूला होता है, कीवर्ड है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में इन वे फॉरवर्ड, उस हिसाब से हमें तीस्ता डील साइन करनी चाहिए। राइपेरियन स्टेट्स को हमें फॉर्मली इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे कि दिल्ली, ढाका और कोलकाता, तीनों कैपिटल्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। Create a joint climate water data hub to leverage satellite telemetry. This meets Bangladesh's call for transparency and India's own adaptation needs. We should bundle water with connectivity finance, linking Tista progress to Twitter disbursement of India's $8 billion credit line would align incentive। People centric diplomacy करनी चाहिए। We should revive student exchanges and farmer to farmer visit टू काउंटर सोशल मीडिया नैरेटिव्स ऑफ अनफेयर इंडिया। सोशल मीडिया नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया अनफेयर है। हाइड्रोपॉलिटिक्स अब कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड बाय राइटिंग दैट हाइड्रोपॉलिटिक्स इज नो लॉन्गर ए साइड शो बट ए लिटमस टेस्ट फॉर इंडियाज बांग्लादेश रिलेशंस। एज सुबिमल भट्टाचार्य reminds us, the partnership must evolve from one of dependency to a true partnership where water is shared as equitably as history। तो इस हिसाब से हाइड्रोपॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन जो रिपीटेड है, रिपीटेडली हमें देखने को मिलता है, उसे आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ मेजर्स भी हमने लिए हैं तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। वो ये हैं कि 2015 में, पिछले 10 साल के ही मैंने ऐड किए हैं इसमें, वही इंपॉर्टेंट है। 2015 में वी हैव सेटअप ए जॉइंट हाइड्रो इकोलॉजिकल स्टडी ऑन तीस्ता। इसका स्टेटस या सिग्निफिकेंस क्या है? इट क्रिएटेड कॉमन बेसलाइन डाटा, बट ट्रीटी साइन नहीं करी कोई हमने। फिर 2019 में फैनी रिवर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट अलाउड 1.82 क्यूसेक्स ड्रिंकिंग वाटर टू त्रिपुरा। फर्स्ट न्यू वाटर अरेंजमेंट सिंस 1996। फिर एक्सटेंशन ऑफ रियल टाइम फ्लड डाटा शेयरिंग, हमने रियल टाइम फ्लड डाटा शेयरिंग भी हम कर रहे हैं। 15 अक्टूबर तक हम करते हैं ये रियल टाइम फ्लड डाटा शेयरिंग बांग्लादेश के साथ। दिस हेल्प बांग्लादेश अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर 30th मिनिस्ट्रियल जॉइंट रिवर कमीशन था, इट रिकन्वेंड आफ्टर 12 years, agreed to add 8 more rivers to the negotiation agenda।
क्योंकि 54 रिवर्स हैं। और एक क्रिटिसिज्म यही आता है कि 153 रिवर्स को आपने छोड़ दिया और एक रिवर के पीछे पड़े हुए हो। तो बाकी 153 इतनी तो कैपेसिटी उनकी होगी ना जितनी अकेली तीस्ता की है। तो उनके ऊपर भी तो आप फोकस करो, हो सकता है उनसे सॉल्यूशन निकल जाए कुछ। आप तीस्ता का मान लो 50-50 कर लो पानी, और बाकी रिवर्स में कर लो इस हिसाब से कि भाई औरों का भी भला हो जाए, बांग्लादेश को भी मतलब एक मीन टाइप का हमें मिल जाए कि ना बांग्लादेश का नुकसान ना अपना नुकसान। उस हिसाब से हो सकता है। फिर एक है कुशियारा इंटरिम वाटर शेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भी था कुछ 153 क्यूसेक्स ईच साइड को दिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ पायलट फॉर स्मॉल रिवर कोऑपरेशन। दिस शोज फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर हमने एक इंडिया ने ऑफर किया तीस्ता रिस्टोरेशन को लेके, जो ड्रेजिंग वाला था। बांग्लादेश में फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है इस चीज़ के लेके। इट्स मेन एम इज़ टू डाइल्यूट चाइनीज प्रपोजल, बट ढाका का जो डिसीजन है फाइनल वो अभी नहीं आया है। तो ये हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेके देखा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।